हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी गाइड हब। फर्स्ट पार्ट में आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से रिलेटेड सारी बेसिक चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये है पार्ट 2 जिसमें हम इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो इवोल्यूशन के बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया है पहले ही। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो अभी जाके देखें, बिकॉज जब तक से आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे आप आगे के चैप्टर आपको समझ में नहीं आएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। ये एविडेंसेस हमें क्यों जरूरी है जानना, बिकॉज जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे चीजें जनरेशन टू जनरेशन चेंज होती गई, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी चीजें चेंज हुई हैं, कौन कौन सी चीजें इवॉल्व हुई हैं। तो हमारे पास 6 एविडेंसेस हैं जो हम एक एक करके यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहला एविडेंस है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। तो इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है डॉग, शिप एंड फॉक्स। ये जो एनिमल है इनको आपने नोटिस किया होगा कि इनकी जो आई की पोजीशन है, इनके जो नॉस्ट्रिल की पोजीशन है, इनके जो माउथ की पोजीशन है वो सिमिलर है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब यही होता है कि आप नेकेड आई से आपको कौन कौन सी चीजें स्ट्रक्चरली दिख रही हैं। जैसे मैंगो, सपोटा एंड गुआवा, ये इनकी जब बात कर रहे हैं तो इनके जो लीफ का शेप है वो सेम होता है। वेनेशन, अब ये वेनेशन क्या होता है? वेनेशन आपने देखा होगा लीव्स में कुछ वेन्स होती है, ऐसे 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 ऐसे, तो इसे हम वेनेशन कहते हैं। सो पेटियोल्स क्या होते हैं? जो लीव्स है, लीव्स का जो लमाइना है वो जिस स्टॉक के थ्रू स्टेम से कनेक्ट होता है उस स्टॉक को, इस स्टॉक को हम कह रहे हैं पेटियोल। लीफ का जो लमाइना है वो जिस स्टॉक के थ्रू, ये स्टॉक के थ्रू स्टेम से कनेक्ट होता है उसको हम कहते हैं पेटियोल। ये मैंगो, सपोटा, गुआवा में लीफ की शेप, वेनेशन और पेटियोल्स क्या है? सिमिलर है। हम मॉर्फोलॉजिकली मतलब हम नेकेड आई से देखकर उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी देख पा रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। तो ये होता है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। अब आते हैं एनाटॉमिकल एविडेंस में। एनाटॉमिकल एविडेंस में आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ह्यूमन हैंड, 4 लेग ऑफ ऑक्स, फ्लिपर ऑफ व्हेल एंड ट्रेपेजियम ऑफ बैट। तो इसमें क्या है, इसमें जब आप नोटिस करोगे एनाटॉमी का मतलब क्या होता है कि हम स्ट्रक्चरली ऊपर से नहीं देख रहे हैं, हम बॉडी के अंदर बॉडी के ऑर्गन्स और बॉडी के बोन्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन के हैंड, ऑक्स के जो 4 लेग है, फ्लिपर से व्हेल के, इसमें सिमिलरिटी इनके बोन में दिख रही होगी आपको। ये जब हम इसको मॉर्फोलॉजिकली देखते हैं, मतलब जब हम इसको ऊपर से देख रहे हैं तो सबके शेप अलग अलग हैं, लेकिन जब हमने इसके बोन को देखा तो सबके बोन एंड सबके जॉइंट सिमिलर हैं। तो ये होता है अपना एनाटॉमिकल एविडेंस। इससे हमें पता चलता है एनाटॉमिकल एविडेंस से कि ये सारे जितने एनिमल हैं जिनके जॉइंट और बोन एक सिमिलर मिल रहे हैं, तो वो किसी ना किसी मतलब उसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है और वो आगे चल के इवॉल्व हुए हैं। बिकॉज स्ट्रक्चरली हमने ऊपर से मॉर्फोलॉजिकली देखा जब ये एनिमल को, तो उनमें कोई सिमिलरिटी नहीं दिख रही थी, बट हमने जब एनाटॉमिकली देखा तो उसमें बोन के स्ट्रक्चर में, बोन के जॉइंट्स में हमें सिमिलरिटी दिखी। सो अब बात करते हैं थर्ड एविडेंस की, जो है वेस्टिजियल ऑर्गन। ये वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन जो ह्यूमन के लिए यूजलेस है और वो किसी न किसी एनिमल के लिए यूजफुल है। जैसे दिया है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का काम क्या होता है कि जो ग्रासेस वगैरह हम खाते हैं, ग्रीन लीव्स वगैरह खाते थे, तो उसके अंदर होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को पचाने का काम अपेंडिक्स करता था। अब हम वो कच्चे लीव्स तो नहीं खाते ना, हम अभी लीव्स को पका के खाते हैं, तो उसके अंदर का जो सेल्यूलोज है वो खुद ही ब्रेक हो जाता है। तो ऐसे ही विजडम टीथ, बॉडी हेयर, मसल ऑफ ईयर पिन्ना, ये सारे वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे में यूजलेस हैं और ये एनिमल्स में, अलग अलग एनिमल्स में यूजफुल है। जैसे कि बॉडी हेयर की बात करें तो वो टेम्परेचर जब लो होता था तो एनिमल को हेल्प करता था उनको। जैसे अभी टेम्परेचर लो होता है तो हम कंबल में घुस जाते हैं, वैसे ही अब एनिमल तो नहीं घुस सकते ना, तो उनके पास बॉडी हेयर होते थे जिस वजह से उनको
वो लो टेम्परेचर में उन एनिमल को सरवाइव करना इजी होता था। मसल ऑफ ईयर पिन्ना, सो आपने रैबिट को नोटिस किया होगा कि उसके ईयर पिन्ना के जो मसल है कितने बड़े बड़े होते। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा ईयर पिन्ना का मसल होगा उतना ज्यादा साउंड वो कैप्चर करेगा, बिकॉज ये ईयर के जो ये साइड के जो मसल होते हैं उनका काम क्या होता है, जितने साउंड आ रहे हैं उसको सारे डायरेक्शन से कलेक्ट करना। इसके शेप को भी आपने नोटिस किया होगा, आगे हम पढ़ेंगे कि ये शेप क्यों ऐसा बना हुआ है ईयर का। सो मसल ऑफ ईयर पिन्ना भी हमारे में यूजलेस है, क्योंकि अभी हमारे पास वैसा मसल नहीं है जैसे रैबिट के पास है। तो ये है सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो ह्यूमन में यूजलेस है, और ये किसी न किसी एनिमल में यूजफुल है, बिकॉज उनके सरवाइव करने के लिए ये सारे वेस्टिजियल ऑर्गन उनको यूजफुल है। अब बात करते हैं फोर्थ एविडेंस की, जो कि है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। इसमें हम फॉसिल की स्टडी करते हैं। सो फॉसिल की स्टडी करना क्यों जरूरी है? बिकॉज जब हमें फॉसिल मिलते हैं तो वो कितने साल पुराने हैं, किस एनिमल से हैं, किस क्लास से बिलोंग करते हैं, किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें जानने के लिए हमें फॉसिल की स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसमें हम कार्बन डेटिंग करते हैं, इसमें हम रेशियो निकालते हैं कार्बन 14 और कार्बन 12 का, और कार्बन 14 का कंजम्पशन देखते हैं। बिकॉज जब कोई भी लिविंग बीइंग अगर वो लिविंग है, डेथ नहीं हुई है, तो वो कार्बन 12 का कंजम्पशन ज्यादा होता है। आफ्टर डेथ कार्बन 12 का कंजम्पशन कम हो जाता है और कार्बन 14 का कंजम्पशन ज्यादा होता है। तो कार्बन 14 के कंजम्पशन को हम कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करके हम पता लगा सकते हैं कि ये फॉसिल कितने साल पुराना है, और ये फॉसिल किस क्लास, किस किंगडम या फिर किस डिवीजन से बिलोंग करता है। सो अब बात करते हैं फिफ्थ एविडेंस की, जो है कनेक्टिंग लिंक। इसमें अलग अलग क्लास, अलग अलग डिवीजन के जो ऑर्गेनिज्म है वो आपस में कुछ ना कुछ कैरेक्टर की वजह से कनेक्टेड दिखाई देते। जैसे कि यहाँ पे दिया है पेरिपेटस। पेरिपेटस जो है वो एनेलिडा से बिलोंग करता है, बट इसके पास थिन क्यूटिकल होता है इसके स्किन पे, और सेगमेंटेड बॉडी होती है, और ट्रकियल रेस्पिरेशन होता है, जिस वजह से ये थोड़ा बहुत कनेक्शन आर्थ्रोपोडा जैसा भी लगता है। अब बात करते हैं डक बिल प्लैटिपस की। तो ये है रेप्टाइल, पर इसके पास होता है मेमोरी ग्लैंड, और इसके पास इसके बॉडी पे होते हैं हेयर्स, जिस वजह से ये मैमल्स की तरह भी कनेक्शन दिखाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एनिमल्स दिए हुए हैं जो अलग अलग क्लास, अलग अलग डिविजन्स के होकर भी आपस में किसी न किसी कैरेक्टर के वजह से कनेक्शन दिखा रहे हैं। ओके, सो अब सिक्स एविडेंस की बात करते हैं। जो हमारा लास्ट एविडेंस है वो है एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस में क्या होता है कि इसमें जो सारे वर्टिब्रेट्स हैं, इनकी जो इनिशियल एम्ब्रायो होती है, इनिशियल जो स्टेज होता है एम्ब्रायो का, वो जनरली सिमिलर होता है सबका। तो इससे क्या पता चलता है कि सबका कॉमन ओरिजिन है। तो ये थे हमारे सिक्स एविडेंसेस जो हमें इवोल्यूशन को जानने में, समझने में हेल्प करते हैं कि कौन कौन सी चीजें इवॉल्व हुई हैं। तो अब बात करते हैं डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की। तो डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक में बताया था कि हाउ फिटेस्ट कैन सर्वाइव। उन्होंने ये बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म फिट होगा वही सरवाइव करेगा। सारे जो ऑर्गेनिज्म है ये आपस में कम्पीट करते हैं फॉर सर्वाइवल। जो ऑर्गेनिज्म में से फिट होगा वही आगे सरवाइव करेगा। तो ये उनकी थियरी है। ऑल द ऑर्गेनिज्म compete with each other in a life. Only those organisms sustain which show the modification essential for winning the competition. So वही ऑर्गेनिज्म आगे सस्टेन करेगा, आगे इवॉल्व होगा, जो मॉडिफिकेशन बताएगा, जो एक मॉडिफिकेशन करेगा जो विनिंग के लिए जरूरी है। तो डार्विन के कुछ ऑब्जेक्शंस थे जो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किए थे। जैसे कि फर्स्ट वाला है
नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन है ये क्या इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बिकॉज सम टाइम अगर जो फिट है वो सरवाइव कर दिया, पर क्या वो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये चीजें डार्विन ने नहीं बताई थी। दूसरी चीज उन्होंने यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन के बारे में नहीं बताया था। मतलब जिस चीज का हम जितना ज्यादा यूज करेंगे वो चीज उतना ज्यादा इवॉल्व होगी, ये बारे में डार्विन ने नहीं बताया था। जैसे मैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में वेस्टिजियल ऑर्गन की बात की, तो वेस्टिजियल ऑर्गन जो है, जैसे अपेंडिक्स की बात की मैंने, अपेंडिक्स जो है वो यूजलेस है, ह्यूमन में यूजलेस है। और किसमें वो यूजफुल है? काउ, है ना, जो ग्रास वगैरह या लीव्स वगैरह खाते हैं तो उनमें वो यूजफुल है। तो उन्होंने यूजफुल और यूजलेस मॉडिफिकेशन के बारे में नहीं बताया, जो कि आगे हम देखेंगे लैमार्किज्म की थ्योरी में। स्लो चेंजेस के बारे में नहीं बताया। तो स्लो चेंजेस क्या होते हैं? जो जब ये इवोल्यूशन होता है तो जनरेशन टू जनरेशन जो कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं, जो कैरेक्टर इवॉल्व हो रहे हैं, वो 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 कैरेक्टर बहुत स्लोली इवॉल्व होते हैं। तो वो स्लो चेंजेस के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो अब बात करते हैं लैमार्किज्म के बारे में। इन्होंने जो प्रिंसिपल बताया वो यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन के बारे में बताया। मतलब हम जितना ज्यादा ऑर्गन का यूज करेंगे वो उतना ज्यादा इवॉल्व होगा। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया जिराफ का। उन्होंने ये बताया कि जिराफ की पहले जो नेक थी वो बहुत छोटी थी, तो जब वो ब्राउजिंग करता था लीव्स खाने के लिए, जब वो अपनी गर्दन ऐसे ऊंचे उठाता था, तब ऐसे जनरेशन टू जनरेशन उसकी जो नेक है वो टॉल होती गई, तब जाके जिराफ की जो नेक है इतनी लंबी है। जिराफ लीफ खाने के लिए अपनी नेक को जितना ऊंचा उठाता था उतना वो अपनी नेक का यूज करता था, जिस वजह से उसकी नेक इतनी ज्यादा टॉल हो गई। तो अब बात करते हैं स्पेशिएशन की। तो स्पेशिएशन क्या होता है? जब अलग अलग स्पीसीज अपने अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में ग्रो करते हैं, उस चीज को कहते हैं स्पेशिएशन। तो स्पीसीज क्या होते हैं? स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बाय नेचुरली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो रिप्रोड्यूस करके एक फर्टाइल इंडिविजुअल बना रहे हैं, और वो सारी ग्रुप को हम स्पीसीज कहते हैं। जैसे कि डॉग की अलग स्पीसीज है और कैट की अलग स्पीसीज। तो ये सारी स्पीसीज अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशन में रहते हैं, जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं स्पेशिएशन। अब ये न्यू स्पीसीज कैसे फॉर्म होती है? जब जीन में या फिर जब जेनेटिकली कुछ चेंजेस होता है तो नई स्पीसीज हमें देखने मिलती है। हम आगे पढ़ेंगे कि ये जेनेटिकली चेंजेस कैसे होता है। तो अब बात करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ह्यूमन इवोल्यूशन में ये बताया गया है कि ह्यूमन कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, उसमें कैसे कैसे चेंजेस हुए, कौन कौन से चेंजेस हुए, ये हम अभी आगे देखेंगे। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि जो सबसे पहला लिविंग मटेरियल है, जो सबसे पहला लिविंग हमारे अर्थ पे आया था, वो था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था। अब बात करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन की। तो ह्यूमन इवोल्यूशन 7 करोड़ ईयर पहले हुआ था, जब डायनासोर की लास्ट स्पीसीज विलुप्त हो गई थी। सो 7 करोड़ ईयर पहले लेम्यूर्स होते थे, जो जिनके पास मंकी लाइक टेल होता था। इजिप्टोपिथेकस जो है वो 4 करोड़ ईयर पहले होते थे, जिनके पास ब्रेन और उनका जो हैंड है वो बहुत ज्यादा इनलार्ज था। अब बात करते हैं ड्रायोपिथेकस की। तो वो 2.5 करोड़ ईयर पहले पाए जाते थे। तो ड्रायोपिथेकस से ही गोरिल्ला एंड चिंपैंजीज इवॉल्व हुए हैं। अब बात करते हैं रामापिथेकस की, जो 1 करोड़ ईयर्स पहले होते थे, जो अपने हाथों का यूज करते थे खाना खाने के लिए या फिर किसी भी वर्क में। रामापिथेकस जो है अपने हाथों का यूज करना चालू कर दिए थे। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, जो 4 लाख पहले होते थे, 4 लाख ईयर पहले होते थे। वो इरेक्ट पोस्चर में खड़े होना चालू कर दिया, मतलब वो इरेक्ट होके चलना स्टार्ट कर दिए थे। स्किल ह्यूमन की बात करें तो स्किल से आपको पता ही होगा, स्किल है मतलब 2 लाख ईयर पहले ये पाए जाते थे, और इनके ब्रेन जो है
ब्रेन की साइज कम हो गई थी बट ब्रेन का डेवलपमेंट बढ़ गया था। यहाँ पे आप देखोगे इजिप्टोपिथेकस में ब्रेन जो है उसकी साइज ज्यादा थी पर ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। स्किल्ड ह्यूमन में ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया था। निएंडरथाल जो है वो 1.5 लाख ईयर पहले थी। वो फर्स्ट एग्जाम्पल है वाइसमैन की, और उसके बाद हम आ गए जिसको क्रो-मैग्नन भी कहते हैं, होमो सेपियंस हम ही हैं। सो ये 50,000 ईयर पहले इवॉल्व हुए थे। ये था ह्यूमन इवोल्यूशन, और यहीं पर होता है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का चैप्टर खत्म। हमने इसको 2 पार्ट में लिया है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो अभी जाके देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भी जोड़ें, क्योंकि आप जब जुड़ेंगे आपके लाइक्स आएंगे, आपके कमेंट्स आएंगे, और आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो कंटिन्यू करने का, आगे वीडियो बनाने का। तो ऐसे ही हम सारे चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं, क्विक बनाने वाले हैं और आपको इजीली समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को अब रखते हैं यहीं तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।